জানলা লাগানো আছে? হ্যাঁ জানলা লাগানো। आज के हम लोगों का सेशन क्या है? हम लोग कैसे एक बैंक मैनेजर को अप्रोच करें कि मेरे TDS एग्जाम से लेटर और मेरे जो अकाउंट है वो WLA अकाउंट में कन्वर्ट हो। हाउ टू अप्रोच ए बैंक मैनेजर टू कन्वर्ट माय अकाउंट टू नॉर्मल करंट अकाउंट टू ए एग्जाम्पशन कैटेगरी अकाउंट और WLA किया। WLA का मतलब क्या है? व्हाइट लेवल AKM में मुझे कन्वर्ट करना है, कैसे करें। दूसरा टॉपिक है कि मुझे हर महीने बैंक का स्टेटमेंट क्यों देना रहेगा, मुझे कंपनी को क्यों सेंड करना होगा, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक क्या है? व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट इन एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक। ICICI बैंक में और एक्सिस बैंक में मैं अकाउंट खोलता हूं तो मुझे क्या इसमें एडवांटेज मिलेगा। और चौथा टॉपिक है कि ये रिकंसिलिएशन लेटर क्या होता है, मतलब रेकॉन लेटर क्यों होता है, किस लिए होता है। ये चार टॉपिक के बारे में हम लोग बताएंगे। अच्छा, हम पहले पॉइंट पे आते हैं। पहले पॉइंट पे हम लोग एक बैंक मैनेजर को कैसे अप्रोच करें। पहले तो हमें समझना है कि पहला पॉइंट है, मेरा जो बिजनेस है वो बिजनेस पहले से होना चाहिए। हिटाची ने कहीं भी ये नहीं बोला कि आप कोई न्यू बिजनेसमैन हैं और उस बिजनेस के फंड को आप ATM बॉक्स में रोल करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ATM बॉक्स में 6 लाख रुपीस रखे हैं। ये 6 लाख रुपीस क्या है? आप रोल करवा रहे हैं, पर ये रोल करने का पैसा आपके कहां से आया? वो तो कहीं सोर्स से आप अर्न किए हैं। नहीं, ऐसे तो उठ के नहीं आया कहीं से पैसा आ गया मैं उसको रोल करवा रहा हूं, यहाँ पे नहीं होगा ना। तो क्या ये 6 लाख रुपए कहां से आया? उस सोर्स क्या है? मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मेरा जो बिजनेस रहेगा वही मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है। फॉर एन एग्जांपल, मेरे कोई ग्रोसरी का बिजनेस है और ग्रोसरी बिजनेस नेम है रॉय वैरायटीज करके। ओके, तो मेरे जो ग्रोसरी का बिजनेस है मैं उससे ये 6 लाख रुपए अर्न किया हूं, वो 6 लाख रुपए मैं अपने ATM बॉक्स में रोल करूंगा। तो मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग कहां से आया? सोर्स ऑफ अर्निंग आया है मेरे इस बिजनेस से। ठीक, अच्छा, तो मेरे जो बैंक में खाता बनेगा वो कभी भी ATM से नहीं बनेगा। ये पॉइंट समझ लीजिए, मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर ही बनेगा। मतलब मेरा बैंक का जो करंट अकाउंट बनेगा वो मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस जो होगा। फॉर एन एग्जांपल, मेरा रॉय वैरायटीज मेरा ग्रोसरी शॉप है, उसी नाम से मुझे पुराना खाता चल रहा होगा तो भी चलेगा, नया खाता बनाना रहेगा वो भी चलेगा। समझ लीजिए, फॉर एन एग्जांपल, वो कोई नया खाता बनाता है, रॉय वैरायटीज नाम का एक करंट अकाउंट बनाएगा। नॉर्मल जैसे करंट अकाउंट बनाना होता है, जैसे नॉर्मल प्रोसीड्यूर होता है, उसी प्रोसीड्यूर में उन्होंने एक रॉय वैरायटीज नाम का एक करंट अकाउंट खोल लिया बैंक में, या उसका पहले से था, जो भी है, था या खोला उन्होंने। अच्छा, इस रॉय वैरायटीज का जो प्रोप्राइटर होंगे, मतलब क्या होगा? रॉय वैरायटीज हो गया उसका बिजनेस नेम, प्रोप्राइटर नेम कुछ होगा। समझ लीजिए कि दीपक रॉय हो गया, विप्लव रॉय हो गया, कोई भी उसका जो भी होंगे उसका मालिक का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए। कोई भी बिजनेस नेम होगा तो उसमें मालिक का नाम एज ए प्रोप्राइटर मेंशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये बिजनेस जो है करंट अकाउंट में कैसे खोलूंगा? बैंक पे जाऊंगा, नॉर्मल मेरे ट्रेड लाइसेंस जमा करूंगा, ट्रेड लाइसेंस के साथ मेरे KYC डॉक्यूमेंट्स जमा करूंगा। बैंक मैनेजर नॉर्मल जैसे करंट अकाउंट होता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम लेते हैं, उसमें मेरे करंट अकाउंट खोल के दे देंगे। बस हो गया। ये करंट अकाउंट WLA करके या ATM करके कुछ अलग से नहीं खुलेगा, उसी वो जो अकाउंट खोलेगा उसी ट्रेड लाइसेंस से खोलना पड़ेगा उन्हें, तो दूसरा चीजों से नहीं खोला जाएगा। यहाँ पे कोई बैंक मैनेजर ये सवाल करते हैं आप ATM के लिए काम कर रहे हैं, ATM का ट्रेड लाइसेंस चाहिए इसके लिए। पहला पॉइंट आप समझ लीजिए, आप WLA ATM ऑपरेटर है, ATM ऑपरेटर है, मतलब आप क्या रिजर्व बैंक से आपके लिए परमिशन दिया हुआ है? नहीं है ना। जब आपका परमिशन नहीं दिया हुआ है तब क्या आपको ट्रेड लाइसेंस इशू हो सकता है? नहीं हो सकता ना। फॉर एन एग्जाम्पल, ये समझ लीजिए कि मुझे एक फिनेंस कंपनी खोलना है और मैं कहीं से किसी को पैसा दे रहा हूं, इसका मतलब क्या मुझे फिनेंस कंपनी का लाइसेंस चाहिए और मैं पैसा दे रहा हूं, एज ए एजेंट काम कर रहा हूं। यहाँ पे एजेंट काम करने के लिए मुझे कोई ट्रेड लाइसेंस इशू नहीं होगा।
उस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, तो ये कभी भी नहीं बनेगा। तो मुझे यहां देखना रहेगा हिटाची WLA का परमिशन है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं एक WLA ATM ऑपरेटर हूं, मैं बैंक पे जाऊंगा, मैं नॉर्मल जो पैसा मैं यहां रोल कराऊंगा वो जो पैसा मेरे जहां से आया है, जहां से मेरा सोर्स होके आया है, उसी बिजनेस के नाम से मैं अकाउंट खुलाऊंगा बैंक में। हो गया, खुल गया, रॉय वैरायटीज के नाम पे मैं अकाउंट खोल लिया। हो गया, अब मैं बैंक पे जाके मेरे जो एग्जाम्पशन लेटर है, एग्जाम्पशन लेटर मैं लास्ट सेशन में बोला था क्या एग्जाम्पशन लेटर होता है, और TDS एग्जाम्पशन लेटर को मैं जमा करूंगा। उसके साथ क्या क्या जमा करूंगा, उसमें TDS एग्जाम्पशन जमा करूंगा, दूसरा जमा करूंगा मैं इसके साथ RBI का कॉपी, जो RBI का रजिस्ट्रेशन हुआ है हिटाची का, जो हिटाची का WLA का परमिशन है उसका कॉपी, और जो एग्जाम्पशन छूट दिया गया है उसका एक राजपत्र जमा करूंगा। उसमें एक कॉपी हम लोग दे देंगे, उसको भी जमा करना है। क्या ये TDS एग्जाम्पशन क्यों दिया गया है, 1 करोड़ के ऊपर मेरे कैश ट्रांजैक्शन होता है तो 2% TDS काटता है। इस कैटेगरी में जो WLA ATM ऑपरेटर का अकाउंट होगा उसमें उसको छूट मिलेगा, उसीलिए ये एग्जाम्पशन लेटर दिया जाता है, इसको बैंक में जमा करना होगा। तो क्या क्या जमा करना होगा, TDS एग्जाम्पशन लेटर, RBI का कॉपी, और ये जो रूल्स है, रूल्स राजपत्र में जहां पे जो ये ऑर्डर निकल के आया था 1 सितंबर 2019 को, 1 सितंबर 2019 को जो लेटर निकल के आया था वो लेटर के कॉपी, और ये मैं जाके बैंक पे जमा करूंगा। साथ में बैंक वाले मुझसे LOI का कॉपी या एग्रीमेंट कॉपी भी मांग सकते हैं। तो ये कुछ कॉपी मैं बैंक में जमा करूंगा। अब बहुत सारे बैंक मैनेजर को सेक्शन 194N के बारे में पता नहीं होता है, उस टाइम में मुझे कोई प्रॉब्लम आता है तो बैंक मैनेजर को पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा, एज ए फ्रेंचाइजी समझाने की कोशिश करूंगा कि सर मेरे जो आप जो बता रहे हैं कि 2% TDS 1 करोड़ के ऊपर कटेगा या 20 लाख के ऊपर कटेगा, आप सही बोल रहे हैं, और सेक्शन 194N में लिखा हुआ है सर, बट उस सेक्शन 194N के अंडर में कुछ सेक्टर को छूट भी दिया गया है, एग्जाम्पशन दिया गया है। मैं एग्जाम्पशन कैटेगरी में आता हूं, मुझे छूट में आता हूं मैं जैसे WLA ATM हो गया, बैंक का BC हो गए, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो गए, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इस सबको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस जगह से छूट दे रखा है, इस सेक्शन में इन कैटेगरीज को छूट दे रखे हैं, मैं उस कैटेगरी के अंदर आता हूं। सर अब आगे क्या बोलना होगा, अब जो ये डॉक्यूमेंट्स है, मेरे TDS एग्जाम्पशन लेटर है, एग्रीमेंट कॉपी है, RBI का कॉपी है, ये आपको सीधा बैंक का जो IT सेगमेंट है, मतलब जो आपका वहां पे टैक्स देखता है, हर बैंक का एक टैक्स का सेक्शन होता है, TDS सेक्शन होता है, टैक्स सेक्शन होता है, वहां पे IT में आप मेल कर दो, मेल करने के बाद आप वेट करो, मेरा भी वेरिफिकेशन होगा कि मैं असल में WLA ATM का ऑपरेटर हूं या नहीं हूं। आपको कैसे पता चलेगा, वो लोग हिटाची के साथ वेरीफाई करेंगे कि मैं एक WLA ATM ऑपरेटर हूं या नहीं हूं। ये दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे तब ये सेक्शन 194N के अंदर में जो एग्जाम्पशन दिया गया उस कैटेगरी में मेरा ये अकाउंट आ जाएगा अपने आप। तो क्या मेरे इस अकाउंट से कोई भी TDS नहीं कटेगा। तो बैंक मैनेजर को जाना है, जाके ये डॉक्यूमेंट्स बोलना है, आप अपने IT सेगमेंट में, मतलब आपका जो टैक्स सेक्शन है वहां पे आप मेल कीजिए सेंट्रल ऑफिस में, वहां से ये अकाउंट ऑटोमेटिकली WLA ऑपरेटर का जो अकाउंट होता है जिसमें छूट दिया गया है अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा और उससे TDS नहीं कटेगा। यहां पे जाके आपके बैंक मैनेजर आपके कहीं पे किसी अप्रोच से नहीं समझ में आता है, वहां पे आपको कॉल करना है हम लोगों को। उस टाइम में हम लोग खुद बैंक मैनेजर को बताएंगे कैसे प्रोसेस करना है, कैसे क्या करना है। बहुत से टाइम में बैंक मैनेजर को पता नहीं होता है, आप समझा नहीं पा रहे हैं, देन हम लोगों को नंबर प्रोवाइड कीजिए, हम लोग आगे बता देंगे कैसे बात करना होगा, उनको कहां पे मेल करना होगा, मेल पे क्या लिखना है, क्या है इसका पूरा वीडियो प्रोटोकॉल, क्या सेक्शन 194N है, इसके बारे में सारे कुछ जानकारी आपको देके आपको मेल करवा देंगे। हो गया। अब आपको डेली एक फॉलोअप करना है, सर आपने मेल किया है कि नहीं। जब तक ये डॉक्यूमेंट्स मेल नहीं होगा तब तक ये अकाउंट आपके TDS एग्जाम्पशन कैटेगरी में नहीं आएगा, WLA के जो एग्जाम्पशन दिया हुआ है इस कैटेगरी में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या होगा,
1 करोड़ के ऊपर ट्रांजेक्शन होने लगेगा, 2% टीडीएस काटने लगेगा। तो यू हैव टू कंफर्म फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर कि मेरे ये जो टीडीएस है ये एग्जाम्पशन कैटेगरी में चेंज हुआ है कि नहीं, मेरे WLA ATM के जो मैंने एग्जाम्पशन लिए एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। बार बार डेली एक बार फॉलो अप कर लो कि ये चीज कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। जिस दिन बैंक मैनेजर आपको कंफर्मेशन देगा, हाँ मेरे पास मेल आ गया है, आपके इस अकाउंट को एग्जाम्पशन कैटेगरी में काउंटेड कर दिया गया है, ऑटोमेटिकली उनके सॉफ्टवेयर से या फिनाकेल से, जो भी उनके बैंक का सॉफ्टवेयर होंगे, बहुत सारे बैंक में फिनाकेल ही चलते हैं, ERP9 चलते हैं, वहां से क्या होगा, उसका टीडीएस काटना बंद हो जाएगा या टीडीएस नहीं काटेगा आगे के लिए। यह बात ध्यान रखना है। मेरे पास आईटी फाइल हो चाहे ना हो, चाहे मेरे पास बैंक अकाउंट पे 1 करोड़ के ऊपर ट्रांजेक्शन हो, बहुत 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन भी हो, तब भी मेरे इस अकाउंट से जो मैं नया अकाउंट किया हूं रॉय वैरायटीज के नाम पे, मेरे ट्रेड के नाम पे, इस अकाउंट में किसी भी कीमत पे 1 रुपया का टीडीएस नहीं काटने का। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने खुद अपना नोटिस जारी किया है सेक्शन 194 के एन के अंडर में कि WLA ATM को एग्जाम्पशन कैटेगरी में पकड़ा जा रहा है, तब यहां पे कटने का ही नहीं है। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो बैंक मैनेजर से कंटिन्यूअस फॉलो अप करना है। और एक चीज और करना है, जिस टाइम में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो तो एक रिसिप्ट कॉपी हमारे पास जमा करते अपने पास रख लो कि मैंने जमा किया है, ये डॉक्यूमेंट मैंने बैंक में जमा किया है। तो बैंक मैनेजर के ऊपर अलग से प्रेशर बनेगा। इन फ्यूचर किसी भी कारण से टीडीएस कटता है, इसका क्या होगा हम बता सकते हैं बैंक मैनेजर को, आपको मैंने जमा किया है पर आपने कन्वर्सन नहीं किया है, आपका गलती है। बात समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, अपना ट्रेड लाइसेंस, जिस ट्रेड से मैं ये 6 लाख रुपए कमाया हूं, कोई भी एक ट्रेड लाइसेंस बनाऊंगा, या पहले से होगा, उसको लेके जाके मैं करेंट अकाउंट खुलवाऊंगा। करेंट अकाउंट में जाके मैं अपने टीडीएस एग्जाम्पशन लेटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉपी, एग्रीमेंट कॉपी, ये सारे मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद बैंक मैनेजर से कंफर्म करूंगा, आईटी सेक्शन में इसको मेल करने के लिए फोर्स करूंगा, कंफर्म करूंगा ये मेरे अकाउंट एग्जाम्पशन कैटेगरी में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। जिस दिन कन्वर्ट हो गया, जिस दिन से मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। यह है बैंक मैनेजर को मैं कैसे अप्रोच करूंगा। अच्छा, अब बैंक मैनेजर ने आपको कंफर्म कर दिया। अब बात आता है, मैं बैंक मैनेजर ने यहां पे आपको कंफर्म कर दिया, बैंक मैनेजर ने क्या बीएम ने आपको कंफर्म कर दिया, आपके अकाउंट हो गया चेंज एग्जाम्पशन कैटेगरी में, अब तो मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। अभी क्या हो रहा है कि 2 महीना 3 महीना, एक पहला महीना गया, दूसरा महीना गया, तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठवां महीने में जाके आप सडनली देख रहे हैं, अरे भाई मेरा कुछ टीडीएस काट लिया इस महीने में। अभी जो पैसा निकालना स्टार्ट किया उसमें 2% करके काटने स्टार्ट कर दिया। अब यहां पे आया कि ये क्यों काटा। अब टोटल में कैलकुलेशन करके देखना, मेरे 4-5 करोड़ रुपए और मैं उठा चुका हूं, तो ये तो मेरे इसमें आना ही नहीं चाहिए, तो मेरे आज क्यों काटने लगा। पॉइंट यहां पे एक है, यहां पे केस 2 आएगा। केस 1 जो मेन है, आपको हर महीने आपका जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है आप सही टाइम में हम लोगों को जमा नहीं किए। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है हर महीने के 1 से लेके, आदत डालना है आपको, 1 से लेके 3 के बीच, हर महीने के 1 से लेके 3 के बीच हम लोगों को 2 प्रोसेस है भेजने का। एक है मैं नेट बैंकिंग से निकाल के, नेट बैंकिंग नहीं, ऐप से नहीं, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग से ओरिजिनल जो पीडीएफ कॉपी निकलता है उस पीडीएफ फाइल को मैं ऑफिस में फॉरवर्ड कर दूंगा। एक ये प्रोसेस है। दूसरा, मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं है, मुझे बैंक का सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं बैंक पे पहुंचूंगा, बैंक से स्टेटमेंट निकालूंगा, उसके नीचे बैंक मैनेजर हो, किसी बैंक का ऑथोरिटी का हो, सील लगा के वो डॉक्यूमेंट अच्छे से पीडीएफ करके, नॉट पीएनजी फाइल नहीं चाहिए मुझे, पीडीएफ करके उसके पीडीएफ का फाइल मैं ऑफिस में फॉरवर्ड कर दूंगा। एक कितने तारीख के बीच करूंगा, 1 से 3 के बीच करूंगा, ठीक है। तो 1 से 3 के बीच मैंने नेट बैंकिंग का ओरिजिनल पीडीएफ भेज दिया, या बैंक से मैंने सील सिग्नेचर करके भेज दिया। अच्छा, हो गया, मेरा यहां पर काम खत्म। मैं 3 से लेके 4 के बीच ही एक रेकॉन लेटर जनरेट करूंगा।
रिकॉल लेटर जनरेट करूंगा, जिसको रिकंसिलिएशन लेटर बोलते हैं। अब सवाल आता है व्हाट इज रिकॉल लेटर, इसका क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है टीडीएस एग्जाम्पशन लेटर। मेरे अकाउंट तो टीडीएस के छूट के लिए लागू हो गया, मतलब अब से मेरे टीडीएस एग्जाम्पशन कैटेगरी में मेरा अकाउंट चला गया। अब मुझे भी तो देखना पड़ेगा मैं इसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूं उस अकाउंट का, क्योंकि मैं इस अकाउंट से दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। किसी को पैसा भेजना, किसी को पैसा लेना, या किसी के नाम पे दूसरे के नाम पे चेक इशूज नहीं कर सकता इसमें। तो मैं इस अकाउंट को कोई दूसरे काम में तो यूज नहीं कर रहा हूं, तो मतलब मैं इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूं। उसीलिए हर महीने 1 से 3 के बीच जो बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है, उस बैंक स्टेटमेंट में पता लग जाता है वो पैसा उसने कोई दूसरे काम में यूज तो नहीं किया है। जैसे कोई एटीएम से पैसा विड्रॉल कर लिया, दूसरे एटीएम से जाके उसका एटीएम, उस करेंट अकाउंट पे एटीएम कार्ड मिला हुआ है, दूसरे एटीएम से पैसा निकाल के लाया, हो गया आधा ट्रांजेक्शन। उसमें किसी दोस्त ने पैसा भेज दिया, उसने किसी को दोस्त को पैसा भेज दिया, कोई यूपीआई ट्रांजेक्शन कर लिया। ये सारे ट्रांजेक्शन उस स्टेटमेंट में पकड़ा जाता है। जब ये दूसरे काम के लिए यूज होगा तो मतलब क्या है, मतलब क्या है, मेरे जो WLA अकाउंट है, WLA एटीएम ऑपरेटर के लिए मुझे जो छूट गया है वो मैं अपने काम के लिए यूज कर रहा हूं। मतलब मैं अपने जो पैसा है एटीएम बॉक्स में रोलिंग के लिए दूसरे काम के लिए भी यूज कर रहा हूं। एम आई राइट? मैं दूसरे काम के लिए यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, मैं WLA का एग्जाम्पशन कैटेगरी से अपने आप को हटा रहा हूं। तो जिस महीने में ऐसे दूसरा कोई ट्रांजेक्शन 1 से 3 के बीच जो स्टेटमेंट भेजा है उसमें दूसरा कोई ट्रांजेक्शन पकड़ा जाएगा, वो अनऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन या अदर ट्रांजेक्शन हिसाब से काउंट होगा। उस महीने के लिए WLA का जो रिकंसिलिएशन लेटर बोलते हैं वो इशू नहीं होंगे। ये दिमाग में रखना है। मुझे उस अकाउंट को कहीं दूसरे में काम ही नहीं करवाना है, दूसरे यूज ही करना नहीं है। वो अकाउंट तो ऑलरेडी करंट अकाउंट उसके जो भी उसमें है उसके साथ तो अटैच रहेगा ना, अटैच रहेगा। उसीलिए तो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कहीं पे भी दूसरा ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। अटैच क्या है, आपके पास अकाउंट है, आप किसी दूसरे को पैसा भेज ही सकते हैं, वो आप ही कहता है अकाउंट है। मैं जो बोल रहा हूँ रॉयल ग्रोसरीज अपने उस पे बिजनेस को ऊपर से एक करंट अकाउंट बना रहा, एक नया बनाया एक करंट अकाउंट। ओके, तो इसके लिए फिर उसको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा जो उसका बिजनेस। बात समझ लीजिए, बात समझ लीजिए। उसके पास वो कई अकाउंट, कितने भी अकाउंट बना सकते हैं। एक कंपनी के नाम पे वो 50 बैंक में अकाउंट खोल सकता है। बात यहाँ पे इस पर्पस के लिए जो अकाउंट देगा वो कोई दूसरे ट्रांजेक्शन में यूज नहीं कर सकता। वो पर्टिकुलर वो रॉय वेराइटीज के लिए जो पैसा वो अर्न किया है 6 लाख या 5 लाख या 4 लाख, वो यहाँ रोलिंग करवा रहा है, वो रॉय वेराइटीज के नाम पे अकाउंट होगा, बट वो अकाउंट का अदर्स कोई यूज नहीं करेगा। वो जो रॉय वेराइटीज का दूसरा बिजनेस चला रहा है वो दूसरे अकाउंट से ऑपरेट करेगा, ये अकाउंट से ऑपरेट नहीं करेगा। इस अकाउंट पे कोई अदर्स कोई ट्रांजेक्शन वहां पे दिखाई देना नहीं चाहिए। जब दिखाई देगा 1 से 3 के बीच, फॉर एन एग्जांपल मैं सितंबर के ट्रांजेक्शन किया हूं, उसमें मुझे एक अनऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन मैं अपने दोस्त को भेजा हूं या कोई एटीएम से पैसा निकालूं ऐसे पकड़ा गया है, तो मुझे दिसंबर में जब 1 से 3 के बीच में स्टेटमेंट जमा करूंगा उस टाइम में मेरे ये पकड़ा जाएगा स्टेटमेंट में, तो मुझे रिकंसिलिएशन लेटर जनरेट नहीं होगा। मतलब मुझे सितंबर का रिकॉल लेटर नहीं मिलेगा। रिकंसिलिएशन मुझे इसका मतलब मुझे इसके लिए छूट जो मिल रहा था वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों? अब बात आता है कि यहाँ पे दे दिए तो कौन फंसेगा? रिकॉल लेटर दे दिया तो हिटाची खुद फंसेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसका प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? उसमें टोटल अमाउंट लिखा हुआ रहता है कि मैं पूरे महीने में समझ लीजिए कि मैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए विड्रॉल किया हूं। रिकॉल लेटर में लिखा हुआ रहता है कि ये व्यक्ति जिसका बिजनेस नेम ये है, उन्होंने इतना अमाउंट इस अकाउंट से टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो उसने विड्रॉल किया है वो WLA एटीएम के लिए ही उन्होंने यूज किया है, उसमें दूसरा कोई पैसा उन्होंने कहीं पे यूज नहीं किया है। तो ये लेटर जब वो देगा तो क्या ये जो सेक्शन 194 के अंदर एग्जाम्पशन है वो कंटिन्यू रहेगा? नहीं देगा तो प्रॉब्लम है, और दे भी नहीं सकता। कोई दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया, समझ लीजिए 1 करोड़ 20 लाख में उसने 1 लाख का किसी दोस्त को भेज रखा है, इसका मतलब ये हो गया 1 लाख वो अपने काम के लिए यूज किया है, WLA एटीएम के लिए यूज नहीं किया, तो उसका रिकॉल लेटर बन ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसे क्या हो गया? आपका
लगातार 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे 3 महीने 1 2 3 ऐसे 3 महीने उन्होंने कंटिन्यूअस अनऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन किया है, उनका रेकॉर्ड डेटा जनरेट नहीं हुआ। उस टाइम में ये जो मैंने पहले बताया था कि 5 या 6 महीने के बाद टीडीएस काटना शुरू हो गया है, ये उसी कारण से होने लगेगा, टीडीएस काटना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये आदत डालना है 1 से 3 के बीच बैंक का स्टेटमेंट सेंड करके मुझे 4 तारीख तक या 5 तारीख तक बैंक पे जमा करके बैंक मैनेजर के पास से मुझे कंफर्मेशन ले लेना है कि मैं टीडीएस रेकॉर्ड लेटर जब आ जाएगा, टीडीएस रेकॉर्ड लेटर को जमा करके टीडीएस रेकॉर्ड लेटर से मुझे बैंक को बता देना है कि मैं टीडीएस रेकॉर्ड लेटर जमा कर दिया हूं, मेरे इतने अमाउंट सिर्फ डब्ल्यूएलए के लिए यूज हुआ है, बैंक मैनेजर को मैं जमा कर दूं, अपना काम खत्म। बैंक मैनेजर से रिसिप्ट कॉपी मुझे ले लेना है कि मैंने जमा किया है, क्योंकि कल को जाके बैंक मैनेजर डिक्लाइन कर दे या मना कर दे कि मुझे नहीं पता। दूसरा प्रोसेस है, एज ए फ्रेंचाइजी मैं बैंक पे नहीं जा पा रहा हूं, बैंक मैनेजर का नंबर है, मेरा रिलेशन अच्छा है, बैंक मैनेजर के मेल आईडी में मैं मेल कर दूंगा या ब्रांच पे मेल कर दूंगा, सर को बोल दूंगा सर मैंने आपको मेल कर दिया, मेल भी एक कॉपी है, एक ऑथराइज कॉपी है कि आपने सेंड किया है डॉक्यूमेंट। माइंड इट? समझ में आया? समझ में आया? तो मुझे ये हर महीने ये काम करना है। अब मैं 1 से 3 के बीच स्टेटमेंट नहीं भेजता हूं कंपनी को, और मैं लेट करता हूं 5 तारीख 6 तारीख, अरे मेरा क्या जाएगा, मेरा तो एग्जाम्पशन कैटेगरी में चला गया। 5 तारीख के ऊपर जब हो जाता है वो उस महीने के लिए बैंक पे जाएगा नहीं रेकॉर्ड लेटर, मतलब आएगा, उसने अनऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन नहीं किया है, अनऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन नहीं किया है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, आपको भेजना रहेगा 1 से 3 के बीच, ओके, हमने 1 से 3 के बीच नहीं भेजा, आप कब भेज रहे हैं? 5-10 तारीख को। आपने मतलब क्या है, मुझे कुछ नहीं जाता, मैं अपने आप भेजता हूं, ऐसा मतलब ऐसा कर दिया तो क्या होगा, इस महीने के लिए सितंबर महीने में उसका अनऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन नहीं है, उसका रेकॉर्ड लेटर आ रहा है, सच में आ रहा है उसका, बट क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आ गया, सितंबर महीने का जो लेटर नहीं मिला, 5 के बाद वो जब जमा करेगा वो अगले महीने के लिए लागू हो जाएगा। मतलब कैसे, उसका लेटर आएगा पर बैंक ही आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो पड़ा हुआ रह जाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक में, हर बैंक में रूल्स होता है 1 से 5 के बीच और रिकंसिलिएशन लेटर भेज देगा अपने आईटी में। तो मतलब क्या है, जब 5 के बाद भेजा तो बैंक का तो वो पोर्टल या वो जगह बंद हो गया, गेट बंद हो गया। समझ लीजिए कि मुझे 10 बजे ट्रेन पकड़ना है, 10:01 पे ट्रेन छूट जाएगा, मैं 10:01 पे जाके स्टेशन में खड़ा तो ट्रेन तो निकल गया। अब मेरे फिर से आएगा, पर अगले महीने ट्रेन आएगा, मतलब अगले दिन आएगा, इसका समझ लीजिए कि अब अगले महीने जाएगा, दोनों मंथ का जाएगा। अब इस बीच में उसका कोई टीडीएस काटा जाता है उसके गलती के वजह से, उसने लेट बैंक स्टेटमेंट भेजा, पिछले मंथ का लेट में स्टेटमेंट भेजा, तो हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है, हम लोग इसका कोई चीज ये नहीं बोलेंगे हमारे गलती की वजह से, आपके गलती की वजह से, इसका जिम्मेदार आप खुद हैं, इसके लिए आपको टीडीएस कटेगा। नहीं कटा, आप बहुत खुशनसीब है, तो आप ही इसका रेस्पॉन्सिबल है जो आपने रिकंसिलिएशन लेटर के लिए आपने हमारे ऑफिस में स्टेटमेंट नहीं भेजा, आपने ऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन किया, आपने स्टेटमेंट भेज रहे 10 तारीख को आराम से। मेरा क्या जाता है, जब जाएगा तब लगेगा, उस महीने का टीडीएस काट लिया। अभी क्या किया, अगले महीने में समझ लीजिए दिसंबर में उसने जमा किया, तो दिसंबर में कौन सा महीने का मिलेगा, नवंबर का और दिसंबर का, दोनों का एक साथ रिकंसिलिएशन जाएगा। टीडीएस काट लिया, अब रिफंड पॉलिसी में चला जाएगा, अब रिफंड आने कितना टाइम लगेगा, तब वो चिकिर करेगा। पॉइंट यहाँ पे है, मैं कोई अनऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा अपने इस करेंट अकाउंट से। दूसरा है, मैं हर महीने 1 से 3 के बीच स्टेटमेंट लाके दे दूंगा, या तो डाउनलोड करके पीडीएफ, ओरिजिनल पीडीएफ कॉपी, या बैंक में जाऊंगा तो मैं सील सिग्नेचर के साथ भेजूंगा। ये मैं भेज दिया, अपना काम खत्म, एज ए फ्रेंचाइजी अपना काम खत्म। बैंक में गया, 4 से 5 तारीख के बीच बैंक मैनेजर को जमा करके, बैंकिंग आवर में बैंक मैनेजर से जमा करके एक रिसिप्ट कॉपी ले लिया, रिकंसिलिएशन जमा हो गया, अब मैं निश्चिंत हूं, मेरा कोई टीडीएस नहीं काटने वाला कोई। ये होता है रेकॉर्ड लेटर जो हर महीने की। ये क्या है, टीडीएस रेकॉर्ड लेटर जुलाई मंथ के लिए आया हुआ है। जुलाई मंथ के लिए मतलब जून महीने का इन्होंने बैंक का स्टेटमेंट 1 से
जुलाई का है ना, जून का दिया है। जून में 1 से 30 के बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसने उन्होंने ऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन किया है। पहला पॉइंट है उन्होंने ऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन किया, मतलब दूसरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उनके हिसाब से इनका ये सर्टिफिकेट आ गया। क्या है, बैंक उसमें लिखा हुआ है रेकॉर्ड लेटर नंबर, ब्रांच मैनेजर नेम, ये करके इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, रॉय वैरायटीज, जो अकाउंट उनका बना हुआ है रॉय वैरायटीज। प्रोप्राइटर नाम भी लिखा हुआ है इसमें प्रोप्राइटर नाम भी लिखा हुआ है रॉय वैरायटीज, दीपक रॉय नाम से लिखा हुआ है, कौन से लोकेशन में एटीएम है। इसमें लिखा हुआ है 73,28,000 ये ओपनिंग बैलेंस है और रेस्ट 41,135 ड्यूरिंग सेट पीरियड। मतलब ये जो पीरियड है इस टाइम में ये जो 73,28,000 रुपीज इनका जो ये बनता है, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब ये जो महीना स्टार्ट हुआ था उसका वहां पे बैलेंस 41,135 था और उन्होंने एक महीने में 73,28,000 निकाला है बैंक से। और ये जो अमाउंट है इनको हिटाची ने रेकॉर्ड लेटर में लिख के दिया, ये पूरा पैसा ही उन्होंने एटीएम के लिए ही यूज किया है, कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं किया। ये दूसरे पर्पस के लिए यूज करता तो क्या कोई बंदा चोरी करेगा तो उसका कोई जिम्मेदारी लेगा कोई नहीं लेगा ना, तो यहां पे भी इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में इनका रेकॉर्ड लेटर आता जा रहा है, तो ये बैंक पे जमा करते जा रहे हैं। उसको क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि वो बैंक का जो अकाउंट है दूसरे कोई पर्पस में यूज नहीं कर रहा है, तो इसका टीडीएस कहीं पे भी नहीं कटेगा। अब ये कल को जाके पता चले कि 3-4 महीने अनऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन करने लगा और ये पकड़ा गया यहाँ पे रेकॉर्ड लेटर में, तब जाके प्रॉब्लम आएगा। समझ में आया? तो मुझे रेकॉर्ड लेटर जो है हर महीने कैसे जमा करना है, बैंक मैनेजर को कैसे अप्रोच करना है, बैंक मैनेजर के पास जाना है, जाके मुझे ये सारे लेटर जमा करना है। सर आप आईटी सेक्शन में मेल कीजिए, क्या मेल करना है, बात गलत बोलता है हम लोगों को फोन पकड़ाइए, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, हेल्प करके कैसे बात करना है, क्या करना है। आप उस अकाउंट को एग्जाम्पशन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस दिन कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आपको टीडीएस काटेगा नहीं उस अकाउंट से। अब आगे को आपको उस अकाउंट का अदर्स ट्रांजेक्शन बंद करना है, मैं अदर्स ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा, ठीक है, अदर्स ट्रांजेक्शन में नहीं करूंगा। अदर्स ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, हर महीने मुझे रेकॉर्ड लेटर मिल रहा है, मैं रेकॉर्ड लेटर बैंक में जाके जमा कर रहा हूँ। 1 से 3 के बीच मैं बैंक का स्टेटमेंट भेज रहा हूँ, मैं रेकॉर्ड लेटर 4 को ले रहा हूँ या 3 को ले रहा हूँ, बैंक में जमा कर दे रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से एक WLA एटीएम ऑपरेटर होने के नाते मुझे जो रूल्स मानना है मैं वो मान के चल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल ब्रेक करूंगा मुझे प्रॉब्लम है, मुझे टीडीएस 2% कटेगा। बहुत सारे फ्रेंचाइजी बोलते हैं कि मैं स्टेटमेंट 1 से 3 में नहीं, मैं आराम से भेजूंगा 5 के बाद 6 के। प्रॉब्लम क्या है मेरा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो स्टेटमेंट भेजना है। मुझे हिटाची को भी स्टेटमेंट भेज के बताना है भाई ये ऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन क्या है, अनऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन किया है। मरेगा तो फ्रेंचाइजी, उसका जब 2% काट लेगा तब बोलेगा कि मेरे से क्यों काटा, है ना। तो ये अपने ऊपर है क्या करेगा वो। अच्छा, अब आता है बात यहां पे, जो मैं एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट करूं तो उसमें मुझे क्या क्या छूट मिलेगा। अकाउंट एक्चुअली नहीं है, क्या है, एक्सिस और आईसीआईसीआई में हिटाची का ऑलरेडी अकाउंट है। हिटाची क्या करता है, अपने अकाउंट से पैसा लेन देन करने का एक इंटेंट जनरेट कर देता है। कैसे? फॉर एन एग्जांपल, मैं फ्लैट में हूं, मेरे फ्लैट का नाम है हिटाची, मेरे फ्लैट में बहुत सारे रूम हैं, या मेरा होटल है, होटल में बहुत सारे रूम हैं। उसमें होटल में तो रूम में ऐसे रहने नहीं देगा, पैसा देके रहना पड़ेगा, है ना, जितना पैसा वैसे रूम। तो उन्होंने क्या किया, ये जो होटल है, होटल में बहुत सारे रूम है। अब मुझे एक रूम में रहना है, मैं उस रूम को छोड़ के मैं दूसरे रूम में नहीं जा सकता, वो रूम मेरा है। ये ए का रूम है, ये बी का रूम है, ये सी का रूम है, उस रूम का जितना भी है वो खुद उसका जिम्मेदार है, ठीक है। अभी क्या है, एक्सिस बैंक क्या है, एक्सिस बैंक में हिटाची का अकाउंट है। अब जो सीएलएफ फंड ट्रांसफर करेगा दूसरे अकाउंट में, क्या होते हैं,
सीएलएफ फंड क्या होता है कि डायरेक्टली हिटाची के इस अकाउंट में हिट कर जाएगा। मैं जब भेजूंगा सीएलएफ, सीएलएफ तो मुझे वापस मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा मुझे वापस। वो तो वापस ही मिलना है, वो तो लिमिट सेट करने के लिए, वो हिटाची रखता नहीं है, वो तुरंत भेज देता है। तो क्या है, अभी क्या है, हिटाची को एक बंदे ने सीएलएफ सेंड किया, रूल्स के हिसाब से उसको भेजना है, वो चला जाएगा, वो एक्सिस बैंक के जो अकाउंट पे भेजा है उस अकाउंट पे रह गया। समझ लीजिए 2 लाख का उसने सीएलएफ भेजा, ये समझ लीजिए 2 लाख, ये रूम उसका हो गया, वो उतने ही बीच में पैसा निकाल सकता है। अब वो सोचेगा मैं बगल वाला रूम भी 2 लाख में खरीदूं, तो मतलब 4 लाख हो गया। अभी वो 2 लाख का सीएलएफ फंड भेजेगा, तो वो 2 लाख कहां जाएगा, हिटाची के अकाउंट में, वो हिटाची के अकाउंट से पैसा निकालेगा। अब ये नहीं हिटाची के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है तो मतलब ये है कि उसने 2 लाख भेज के 50 लाख रुपए निकालना है, नहीं। उसका अथॉरिटी यही है जो हिटाची उसको दे रहा है कि तुमने मुझको जितना रुपया दिया है वही आप निकालो ईमानदारी से। मैं आपको अथॉरिटी देता हूं मेरे अकाउंट को चलाने का, मैं अपना परमिशन देता हूं आपको, मेरे अकाउंट आप हैंडल कर सकते हैं। आपको एक पार्टनर के तौर पे, ये जगह के तौर पे एक इंटेंट जनरेट करके देता हूं, एक रूम जनरेट करके देता हूं, आप उतना ही पैसा निकालो। ये नहीं है कि आप इस रूम भी ले लो, ये रूम भी ले लो, ये रूम भी ले लो, जितना आप दिए हो वही पैसा निकालोगे। कैसा है, आपने 2 लाख रुपए भेजा, 2 लाख रुपए आपके रूम पे आ गया, आप ये पैसा निकाल दिया, वो बॉक्स में डाल दिया, एटीएम में हो गया। अब एटीएम में एक ही दिन में 2 लाख विड्रॉल नहीं हुआ, समझ लीजिए 1 लाख रुपए विड्रॉल हुआ। वो 1 लाख रुपए फिर से कहां चला गया, हिटाची के अकाउंट में। 2 लाख रुपए तो आपने निकाल लिया था, अभी यहां से 1 लाख विड्रॉल हुआ, ये 1 लाख कहां चला गया, इसी अकाउंट पे। अगले दिन जाओगे 1 लाख रुपए फिर से निकाल के ला जाओगे। तो मतलब उतने ही पैसा आप रोल करवा सकते हैं जितना पैसा आप भिजवा रखेंगे। अल्टीमेट आपका 2 लाख होगा, तो आप मशीन और ये अकाउंट मिला के आप काउंट करेंगे, उतना ही पैसा आपके वहीं पे होगा। इसमें एक फायदा ये है, इसमें अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आप एक्सिस बैंक का आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, बैंक मैनेजर का नंबर प्रोवाइड करेंगे, वहां से उस कस्टमर के लिए एक ई स्लिप जनरेट होगा और एक वेरिफिकेशन कॉल जाएगा कि ये बंदा जो मेरे लिए यहाँ पैसा उठाने के लिए आ रहा है, दूसरे ब्रांच से, एक्सिस बैंक के ब्रांच से पैसा उठाने के लिए आ रहे हैं, ये ऑथेंटिकेट है या नहीं है। जो ऑथेंटिकेट प्रूफ होगा, ऑटोमेटिकली उनका इंटेंट जनरेट हो जाएगा। ओके, अब वो अगले दिन से जाके जो पैसे एटीएम से विड्रॉल हो रहा है, जैसे 4 लाख रुपए विड्रॉल हो गया तो 2 लाख चला गया उनके, 4 लाख रुपए रखा, 2 लाख विड्रॉल हुआ तो 2 लाख कहां चला गया, एक्सिस बैंक के अकाउंट में, वहां से इंटेंट करके निकाल के लाएगा। तो ये ऑथेंटिकेशन चेक कर लेते हैं। इसमें मेरा फायदा ये रहता है, हर महीने मुझे जो बैंक का स्टेटमेंट जमा करना का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं रहता है। अच्छा, बैंक का स्टेटमेंट का प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि मैं हिटाची का अकाउंट चला रहा हूं, तो उसका स्टेटमेंट किसके पास हो, हिटाची के पास पहले से ही है। वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अनऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन होने का चांसेस ही नहीं है। कैसे करोगे, यहां से तो तुम दूसरे को भेज ही नहीं सकते पैसा। तो यहाँ पे क्या है, बैंक स्टेटमेंट देने का प्रॉब्लम नहीं है हर महीने। दूसरी बात, तो मतलब बैंक का स्टेटमेंट देने का प्रॉब्लम नहीं है तो रेकॉन लेटर की प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, मुझे टीडीएस काटने का भी झंझट नहीं है। रेकॉन लेटर निकला नहीं तो बैंक मैनेजर को जमा करने का प्रॉब्लम नहीं है। एस जिसके पास टाइम कम है, एटीएम चलाने के लिए टाइम कम है, वो बिजी पर्सन है, उसके पास पैसा है, वो सिस्टम को ऑथेंटिकेट समझते हैं, वो अपना पैसा एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक में हिटाची में सीएलएफ फंड ट्रांसफर करके वहां से निकाले, हिटाची के अकाउंट से निकाले। तो ये प्रोसेस क्या होगा, उनके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। हर महीने बैंक में आने जाने का टेंशन कम होगा, रेकॉन लेटर का टेंशन कम होगा, टीडीएस का टेंशन कम होगा। ये एक्सिस एंड आईसीआईसीआई में इंटेंट जनरेट करके ही होता है, ओनली ये 2 बैंक्स में होता है। हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, बाकी सारे बैंक में मुझे ये नॉर्मल प्रोसेस। अब हम लोग बहुत सारे सोचते क्या है, ये मैं बता देता हूं। ये जो खराब थिंकिंग है वो मैं बता देता हूं कि मैं हिटाची के अकाउंट में मैं उनका एटीएम यूज करूंगा, वो मेरे इतने लाखों का इन्वेस्ट करके मुझे एक एटीएम देगा, ये बात सही है। वो मेरे घर पे चाहे करोड़ों का सामान रख दे हिटाची,
बट मैं उसके घर पे जब 2 लाख का कोई चीज रखूंगा, वो मुझे ही दे रहा है, मेरे अकाउंट में चलाने का परमिशन, पर मैं क्यों रखूं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये डाउटेबल क्वेश्चन आता है, क्यों रखो हिटाची में? आप क्यों नहीं रखोगे? रखने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे कल जरूरत पड़ा तो मैं उसका यूज कर सकता हूं, कर सकते हैं ऑब्वियसली, अपने पैसे का। अब वहां से निकालिए ना पैसा, अब तो निकाल लिया, आप कितने बॉक्स में डालेंगे? मैं हिटाची देखने थोड़ी ना जा रहा है। आप 4 लाख रुपया विड्रॉल किए हैं एक्सिस बैंक के उस अकाउंट से, आपने 4 लाख सीएलएफ डाला, 2 लाख आप बॉक्स में डाल रहे हैं, बहुत 2 लाख नहीं डाल रहे हैं, नहीं डाल सकते, अपने यूज में कर रहे हैं। और वो 2 लाख आपके बॉक्स में ले रहे हैं ना, एटीएम बॉक्स में, वो तो आपके बॉक्स में है, वो तो किसी अकाउंट पे नहीं गया। ये एक प्रॉब्लम है कि कोई बंदा अपने हिटाची के अकाउंट से मैं दूसरे के अकाउंट से ट्रांसफर करूंगा। यहां मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफर, अपने अकाउंट होता तो ज्यादा अच्छा होता कि दूसरे के पास पैसा रखूंगा, ये बात हो जाता है। अपने अकाउंट होगा तो मैं अनऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन भी कर लूंगा, अनऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन करूंगा, रेकॉन लेटर मिलेगा नहीं, ये नहीं सोच रहे, पर वो बोले कि मेरे पास रहेगा तो अच्छा है, कि हिटाची के घर पे रखूं। तो हम लोग 2 ही चीज बोल के चल रहे हैं, आपको जैसा अच्छा लगे, आपको एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक से ऑपरेट करेंगे, आपका इजी प्रोसेस अच्छा लगे, जहाँ पे एटीएम का अकाउंट खोलने का, ये सब चीजें दौड़ने का, बैंक मैनेजर को मेल करने का, ये उसका परेशानी नहीं झेलना है। और दूसरा प्रोसेस है, मैं बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें टीडीएस एग्जामिनेशन लेटर जमा करके उसको अप्रूव करवा के हर महीने स्टेटमेंट लेके रेकॉन लेटर जमा करवा के काम करो, ये मेरे ऊपर है। जिसके पास स्मार्ट दिमाग है वो स्मार्ट प्रोसेस में चलेगा, जिसके पास सेफ्टी दिमाग है मैं सेफ्टी होकर चलूंगा, वो अपना अकाउंट खोल के करेगा। अच्छा, आपको एक सैंपल दिखा देता हूं। ये होता है एग्जामिनेशन लेटर, ये बंगियो ग्रामीण विकास बैंक के नाम से एक लेटर इशू हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है यास्मीन खातून, बैंक अकाउंट नंबर इतना, बंगियो ग्रामीण विकास बैंक, आईएफएससी कोड इनका। इसमें लिखा हुआ है हिटाची ने उससे डब्ल्यूएलए ऑपरेशन के लिए उनको ए एग्जामिनेशन लेटर इशू किया है। इस लेटर के तहत उनको 194 एंड में उनको एग्जामिनेशन कैटेगरी में, ये जो अकाउंट है एग्जामिनेशन कैटेगरी में, ये जो दिया हुआ है 510205 ये जो अकाउंट है वो एग्जामिनेशन कैटेगरी में काउंट होगा, मतलब इसमें टीडीएस नहीं कटेगा। ये एग्जामिनेशन लेटर दिया हुआ है। अब बैंक मैनेजर को इस लेटर हेड से, हिटाची के लेटर हेड से इसमें सिग्नेचर किया हुआ रहता है हमारे नायर सर का। तो अभी क्या है, अभी उसको कैसे पता चलेगा हिटाची के दिया है, ऐसा कोई रूल्स है? अच्छा, रूल्स हमको पता चलेगा ये जो रूल्स दिया हुआ है उससे इस पेज में दिया हुआ है। सेक्शन 194N के अंदर में क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो लेटर इशू किया गया है राजपत्र, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। डब्ल्यूएलए एटीएम के लिए क्या छूट दिया गया, नहीं दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। और इसको बाकायदा आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। हजारों वीडियोस पड़े हुए यूट्यूब में, आप वेरीफाई कर सकते हैं, इस डिपार्टमेंट को छूट दिया गया है, ठीक है। तो आपने ये डॉक्यूमेंट दे दिया, चलो आपने टीडीएस एग्जामिनेशन लेटर दे दिया और सेक्शन 194N के तरफ बता दिया। अब इनको बैंक मैनेजर को पता चल गया कि सेक्शन 194N बोल के कुछ होता है जिसमें इसको सच में नहीं छूट दिया जाता है, और ये लेटर हेड इशू किया गया है, ये सही है। अब मैं कैसे मान लूं हिटाची डब्ल्यूएलए एटीएम का ऑपरेटर है, ऑथराइजेशन है नहीं है, मुझे कहां से पता चलेगा? मैं वहां वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं बैठा हूं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कॉपी दिया हुआ है, जिसमें यहां पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन सीरियल नंबर 88/2015 2015। इसमें इस एक्ट के तहत उनको ये परमिशन लेटर मिला हुआ है व्हाइट लेवल एटीएम के लिए, जिसका मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में भी जाके 59 नंबर पे हिटाची पेमेंट सर्विसेज के बारे में पढ़ सकता हूं। उसमें लिखा हुआ है जितने भी व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है, तो ये मिला हुआ है। अच्छा, अब आता है कि ठीक है इनका परमिशन है, बट अभी तक इसका परमिशन कंटिन्यू है नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? कल तो जाके इसको ऐसा हो सकता है कि उसका लाइसेंस खत्म हो गया, लाइसेंस का मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, एटीएम है, उसका तो वैलिडिटी डेट होता है ना, उसके बाद बंद हो जाता है। ये लाइसेंस नंबर है, इसमें दिया हुआ था कितने तारीख तक ये वैलिडेट है, कितने तारीख के बाद ये क्लोज हो जाएगा, फिर से रिन्यू होगा, ये होगा, इसका ऑथेंटिकेट लेटर इसमें दिया हुआ रहता है। अच्छा, अब
बैंक मैनेजर को समझ में आ गया कि हिटाची WLA ATM देता है, उसके पास परमिशन है, उसका लेटर हेड भी सही है, सब कुछ सही है। अब मैं कैसे मान लूं जो मेरे सामने बंदा खड़ा है वो WLA ATM ऑपरेटर है? कैसे मान लूं? उसके पास ये होता है एग्रीमेंट का कॉपी, ये हिटाची से बन के आता है, ये लीगल एग्रीमेंट का कॉपी होता है। इस कॉपी को लेके जाएगा, ये कॉपी वो बैंक में जमा करेगा। देखिए मेरे WLA ATM का परमिशन के लिए मेरे पास कॉपी है, कॉपी है। इस कॉपी को मैं आपके साथ में दे रहा हूं, ये आप देख लीजिए। इस कॉपी मैंने जमा कर दिया या उसके साथ LOI कॉपी भी जमा कर दिया, तो मतलब क्या हो गया, हिटाची WLA ATM ऑपरेटर है और मैं हिटाची WLA ATM प्रोवाइडर है, और वो जो मुझे प्रोवाइड किया है मशीन उसके पास परमिशन है, तो मतलब ट्रेड लाइसेंस होगा तो उसके पास होगा, वो मैं नहीं दे सकता। और मैं जो ऑपरेटर हूं उसका डॉक्यूमेंट्स मेरा है, मैं जो ऑपरेट कर रहा हूं इस ATM को, मुझे ऑपरेट करने दिया है, वो प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड किया, मैं ऑपरेट कर रहा हूं, उसमें कैश यूजेस कर रहा हूं, कैश रोलिंग कर रहा हूं, उसका मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। अब मैं ये डॉक्यूमेंट्स देके बैंक मैनेजर को बोलूंगा आप अपने IT सेक्शन में मेल कीजिए। अब मेल कैसे करना है वो आप बता दीजिए कि इसमें ऐसा छूट है, वहां पे कुछ समझ में नहीं आता है, बैंक मैनेजर का नंबर हमें प्रोवाइड कीजिए, हम लोग बैंक मैनेजर को बोल देंगे क्या मेल करना होता है, क्या करना होता है। और जब वो मेल कर देगा आपको डेली फॉलोअप लेना है, ये अकाउंट कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, कन्वर्ट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, हर महीने का जो पूरा स्टेटमेंट निकला, चाहे एक दिन का भी उसमें पैसा आया हो, क्या करूंगा, उसका बैंक का स्टेटमेंट निकालूंगा, हर महीने की 1 तारीख को ही कोशिश करूंगा डाउनलोड कर लूँ उसका PDF नेट बैंकिंग से, या बैंक में जाके स्टेटमेंट निकाल के सील सिग्नेचर लगा के मैं फॉरवर्ड कर दूं, मैं अपना काम खत्म। उसके बाद रेकॉन लेटर आएगा, रेकॉन लेटर लेके कहाँ जाऊंगा, बैंक मैनेजर को जिस दिन पैसा निकालने का 1 से 4 के बीच हर दिन ही जा रहा हूँ बैंक में, वो जमा कर दे, सर मेरा रेकॉन लेटर है, मैंने आपको जमा कर दिया, उनसे एक रिसिप्ट कॉपी ले लो, हो गया। और एक्सिस बैंक और ICICI बैंक हुआ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, हिटाची के अकाउंट से मैं जब ऑपरेट कर रहा हूँ मुझे रेकॉन लेटर और TDS एग्जाम्पशन का जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को क्या क्या सीखने में मिला, पहला पॉइंट, कैसे मैं एक बैंक में जाके बैंक मैनेजर को अप्रोच करूं, रेकॉन लेटर क्या होता है, हर महीने क्यों बैंक का स्टेटमेंट दिया जाता है, और एक्सिस और ICICI बैंक में अकाउंट खोलने का क्या फायदा है। ये छोटे छोटे चीजें से हम लोगों का ATM का ऑपरेशन एज ए फ्रेंचाइजी हो, एज ए कंपनी हो, बहुत इजी हो जाता है। थैंक यू।